विश्व नदी दिवस 2024 के अवसर पर आज इस हरिऔध कला केंद्र के सभागार में यहाँ पर उपस्थित हमारे विशेषज्ञ वक्तागण डॉक्टर ध्रुव सिंह जी, डॉक्टर श्री मंजीत ठाकुर जी, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हमारे वन विभाग के मुखिया प्रभागीय वन अधिकारी श्री जी.डी. मिश्रा जी, हमारे बीच जिला विकास अधिकारी श्री संजय सिंह जी, हमारे बीच और भी बहुत सारे विभागों के सम्मानित अधिकारीगण और जनपद आजमगढ़ के नगर और ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए सम्मानित नागरिकगण, प्यारे बच्चों, हमारे आदरणीय शिक्षकगण और इस लोक दायित्व संस्था के हमारे सम्मानित संयोजक श्री पवन कुमार सिंह जी, जिनके प्रयास से आज ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, और उनके साथ ही जिन्होंने कि नदियों के पुनरुद्धार की दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं सभी को आज इस अवसर पर, विश्व नदी दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने अभी हमारे पूर्व वक्तागण को सुना, जो प्रस्तुतियां थी वो देखी। निश्चित रूप से आज विश्व नदी दिवस जब हम मनाते हैं तो इसके पीछे की जो संकल्पना है, इसके पीछे की जो सोच है, उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये ध्यान केवल हमारे शासन को ही नहीं देना है, प्रशासन को ही नहीं देना है, इसके साथ साथ हमारा समाज, हमारी युवा पीढ़ी, हमारा जो आगामी भविष्य, हमारे प्यारे बच्चे हैं, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज इस दिवस की सार्थकता क्यों है, क्यों इसको मनाने का औचित्य क्या है। 2005 में जब विश्व नदी दिवस की संकल्पना की शुरुआत हुई थी, मार्क एंजेलो, एक प्रकार की समस्याएं, एक प्रकार की चुनौतियां धीरे धीरे आ रही हैं। और आप सभी जानते हैं इस बार जो यूरोप में गर्मी पड़ी, 35 डिग्री टेम्परेचर, आप सोच नहीं सकते कि अमेरिका, जो जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में क्योंकि छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन आज 35 डिग्री टेम्परेचर वहां पर है। तो ये वैश्विक चुनौती है, ये दिवस इसीलिए मनाया जाता है, और वो इसलिए हमें काम करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, हमें विचार करने की जरूरत है, हमें चिंता करने की जरूरत है। हम प्राचीन इतिहास को जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई, वो सारी नदियों के किनारे विकसित हुई थी। आप सभी जानते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। हमारा देश गंगा जमुनी संस्कृति का देश है। आप सोचिए कि नदियों की कितनी महत्ता है। हमारे देश को पहचान ही इसी प्रकार से मिली कि गंगा और यमुना और अन्य कई सारी नदियों का स्वस्थ रहेगा। नदियों को हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में माँ का दर्जा दिया गया है, और माँ पालन पोषण करती है, वो हमें बीमारियों से बचाती है, वो हमें स्वस्थ रखती है, अपना जीवन अमृत पिलाती है हमें, और तब जाकर हम बड़े होते हैं, तब जाकर हम सशक्त होते हैं। वही स्थिति नदी के साथ भी है। हम नदियों का ही जल पीकर ही हम यहाँ पे होते हैं। समुद्र का जल आज भी खारा है, और विश्व का जितना भी इस पृथ्वी पर जल है उसका 96% भाग समुद्र का जल है, और वो हमारे लिए पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य जल क्या है? हमारी नदियों का जल है। वो जीवनदायिनी गंगा, वो जीवनदायिनी यमुना, उन नदियों का पानी पी करके, उनका अमृत पी करके हम आज बड़े होते आ रहे हैं। और आज हम इस बात पे अपने आप को आधुनिक होने का दावा करते हैं कि हम उन्हीं में प्रदूषण फैला रहे हैं, उन्हीं में हम अपना कूड़ा कचरा डाल रहे हैं। आपने सभी वीडियोस देखे यहाँ के कि हम जहां जहां दुकानें लगी हैं, जहां जहां बाजार हैं, वहां वहां कूड़े का सारा स्रोत हम लोग नदियों में बना रहे हैं। तो ये इस पे विचार करने की जरूरत है।
आज नदियों के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार की। अर्बनाइजेशन, जो वैश्विक शहरीकरण हो रहा है। हम लोगों का देश गांव का देश था, हमारे छोटे छोटे गांव रहते थे और वो गांव सेल्फ डिपेंडेंट होते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे। उनके लिए गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम नदियों में नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जब बड़े बड़े शहर विकसित हो रहे हैं, कंक्रीट के जंगल विकसित हो रहे हैं, तो गार्बेज की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो पहले हमने नदियों को टारगेट किया और हमने अपना सारा कूड़ा कचरा नदियों में फेंकना शुरू किया। फिर नदियों से जब प्रतिबंधित किया गया तो धीरे धीरे कचरे के पहाड़ विकसित होने लगे। आप देखिए, दिल्ली में जाइए, लखनऊ में जाइए, बड़े बड़े कचरे के पहाड़ इकट्ठे होते जा रहे हैं, कूड़े के पहाड़ इकट्ठे होते जा रहे हैं। हालांकि अब शासन ने इस पे भी ध्यान दिया और उसके सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की भी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन आज भी वो चुनौती विद्यमान है। आज भी छोटे नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में, नगर निकायों में आज भी बहुत काम करने की जरूरत है, जो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल का सिस्टम है। और अब छोटे नगर पंचायतों में ही नहीं है, अब ग्राम पंचायतों तक वो समस्या आ गई है। नदियों के किनारे जो ग्राम पंचायतें स्थित हैं, उन ग्राम पंचायतों में भी डिस्पोजल की समस्या वही है जो शहरों में है। तो अर्बनाइजेशन जो तेजी से बढ़ता हुआ है, वो हमारा धीरे धीरे वो समस्या पैदा होती जा रही है। दूसरा, पॉपुलेशन की ग्रोथ, जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है बेतहाशा और अनियंत्रित ढंग से, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रोजगार के लिए उनको जाना है, वो धीरे धीरे वो शहरों की ओर जा रही है और शहरों पे लोड बढ़ता जा रहा है। जो शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका ड्रेनेज का डिस्पोजल है, उनका जो सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल का जो सिस्टम है, वो धीरे धीरे वो चैलेंजिंग होता जा रहा है। तो आज ये दोनों तीनों प्रकार की समस्याएं हैं, वो बहुत जरूरी है, जिस पर कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। आप आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ में आपकी तमसा नदी बहती है। यहाँ पर शहर के 14 नाले हैं। 14 नालों से गंदा पानी निकलता है, ड्रेनेज और सीवरेज का पानी निकलता है और वो पानी सीधे जाकर तमसा नदी में गिरता है। आज हमारे शासन और प्रशासन के प्रयासों से यहाँ पर सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, लिक्विड वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स तैयार किए गए हैं और उन पे धीरे धीरे काम हो रहा है। शीघ्र आपके आजमगढ़ में ऐसी चुनौतियों से काफ़ी हद तक इन जो नाले हैं उनको टैग करके और उनको ट्रीट करके उसका पानी फिर तमसा में गिराया जा सकेगा। एक बहुत बड़ी चुनौती ये केवल आजमगढ़ की ही नहीं है, ये पूरे देश के सारे बड़े प्रमुख जो नगर हैं, बड़े नगर हैं, जो शहर हैं, उन सभी जगह ये चुनौती विद्यमान है। तो आज इस पर काम करने की जरूरत है। आज जब हम शासन काम करेगा तो ये काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं आगे आ सकते। तो आज चैलेंज इस बात की, आज चुनौती इस बात की है कि केवल एक संस्था तक ये कार्यक्रम सीमित नहीं होना चाहिए। ये विश्व नदी दिवस हमें एक अवसर प्रदान करता है। हम सारे लोग अगर काम करें तो एक एक कदम मिल करके बहुत बड़ी छलांग हम लगा सकते हैं। हम अपने शहर से शुरुआत करें, अपने घर से शुरुआत करें, अपने समाज, अपने मोहल्ले से शुरुआत करें। हम क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? सोचने की बात है, प्राथमिकता में लेने की बात है। हम घंटों मोबाइल तो देख सकते हैं, लेकिन सप्ताह में एक दिन हम नदी पे उतरकर काम करने की बात है, उस पर शायद हम विचार नहीं करते। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम जब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे तब तक काम नहीं होगा। हमारे बीच में डीडीओ साहब बैठे हैं। पिछली बार जब मूल सरयू अभियान के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, हमारे डीडीओ साहब ने सुझाव दिया कि हम लोग इसको मनरेगा से शुरुआत करें और मनरेगा के अंतर्गत इसमें जहां जहां ब्लॉकेज है उन ब्लॉकेज पे हम काम करना शुरू करें। हम लोगों ने तैयारी की, प्लानिंग किया और एग्जीक्यूशन किया। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों महत्वपूर्ण है, केवल एग्जीक्यूशन से काम नहीं चलने वाला। और बेहतर प्लानिंग का ही नतीजा था कि मनरेगा में हमने
जो 14-15 महत्वपूर्ण स्थान थे जहाँ पे कि मूल सरयू या छोटी सरयू, जहाँ पे वास्तव में जहाँ ब्लॉकेज था, जहाँ पे गाद भर गई थी, मिट्टी भर गई थी, जहाँ पे जंगल हो गया था, जलकुंभ भी जहाँ पे जम गई थी, हम लोगों ने वहां से शुरुआत की और वो आज वो रास्ता अविरल हो चुका है, वो नदी की धारा अविरल हो चुकी है। तो आज वैसे छोटी छोटी चीजों पे आप आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपको जगह चिन्हित करनी होगी कि आप किस क्षेत्र में कहां पर काम करना चाहते हैं। आपके बीच लीडर के रूप में आपका जिला प्रशासन है, आपके बीच लीडर के रूप में आपकी ऐसी संस्थाएं हैं, लोक दायित्व जैसी संस्थाएं हैं जो काम कर सकती हैं और आपको गाइडेंस भी दे सकती हैं, आपकी मदद भी कर सकती हैं। तो निश्चित रूप से आज ऐसे प्रयासों की जरूरत है। हम चर्चा तो बहुत करते हैं, हम गोष्ठियां तो बहुत करते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो हम शायद फील्ड में जाने से, उतरने से हम अपने आप को संकोच करते हैं। उस गंदगी में कौन उतरेगा, हम उसके शिकार कहीं हो जाएं, परेशान हो जाएं, कोई वायरस आ जाए, नाना प्रकार की भ्रांतियां ऐसी होती हैं। तो आज उन चीजों से अपने आप को बचाकर अपने आप को फील्ड में उतरने की जरूरत है। और हम लोगों ने ये काम करके दिखाया है, आपके आजमगढ़ ने ये काम करके दिखाया है कि एक नदी को कैसे, उसको स्वाभाविक धारा कैसे उसको दी जा सकती है, उसके बारे में उन्होंने करके दिखाया है। और ये आप बड़े गौरवशाली हैं, आपका जनपद बड़ा गौरवशाली है कि आपके यहाँ एक नहीं 14 नदियां, 15 नदियां लगभग आपके छोटी नदियां आपके विद्यमान है। उन छोटी नदियों के किनारे आप जो है वृक्षारोपण करें। उन छोटी नदियों में जहां जहां आपके प्रदूषण कारक तत्व है उनकी सफाई करें। जहां जहां जमाव हो गया है, चाहे जलकुंभियों का हो गया है, उनकी सफाई करवाएं। हम लोगों ने ये प्लानिंग की थी, अभी मेरा पिछले वर्ष स्थानांतरण हो गया, लेकिन हम लोगों ने यहाँ तक कि जेसीबी के चालकों की लिस्ट तक बनवाई कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जेसीबी के चालक हैं और उनके मालिक हैं। उनसे एक एक दिन का श्रमदान के रूप में उनसे एक एक दिन की जेसीबी के लिए अनुरोध करना था और उस जेसीबी को उस पॉइंट पे ले जाकर सफाई करानी थी जहां पर कि वास्तव में नदी की धारा को अवरुद्ध करता है, जहां पर कि वास्तव में नदी की धारा को पे काम किए जाने की जरूरत है। तो ये इसके लिए आपको अलग से धनराशि दिए जाने की जरूरत नहीं है, अलग से शासकीय बजट की जरूरत नहीं है। आप स्वेच्छा से ये काम कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की कि आपकी सोच होनी चाहिए, आपका काम का दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमें काम करके दिखाना है। मैंने इससे पहले गाजीपुर जनपद में भी इसी प्रकार की मगई नदी पे भी काम किया था। ये नदी, मगई नदी, आजमगढ़ से आगे बढ़ते हुए गाजीपुर भी जाती है और गाजीपुर में भी हम लोगों ने इस तरह से काम किया था। छोटी नदियों पे वहां पर भी हमने काम किया था। वहां भी मगई नदी की धारा को जेसीबी चलवाकर, मनरेगा से नहीं, जेसीबी, और वो भी श्रमदान के माध्यम से ही, लोगों से सहयोग के, सामाजिक सहयोग के माध्यम से हमने काम कराने की कोशिश की थी। और वहां भी काफी हद तक वहां पे नदी की धारा को हम लोगों ने अविरल बनाने की कोशिश की थी। तो आज जब बात होती है समाज की और राज्य की, तो दोनों जब साथ आते हैं तो निश्चित रूप से वो फिर परिणाम चमत्कारिक होते हैं। आज हम सभी का ये दायित्व बनता है। लोक दायित्व तो एक संस्था है, लेकिन लोक का दायित्व भी है इसमें कि वास्तव में इन चीजों पे हमें सोचें, हम काम करें, हम छोटे छोटे संगठन बनाएं। हम कोई जरूरी नहीं है कि एनजीओ बनाएं, कोई जरूरी नहीं है एक बैनर बनाएं। आप उस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव के आसपास की नदी को आप प्रदूषित मुक्त रखिए। वहां पे कूड़े और गंदगी का ढेर जो जमा हो रहा है उसकी सफाई करिए। आज जब हम लोग वीडियो देख रहे थे, पुल के नीचे कितना ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है वहां पे, और वहां पर अगर वहां के लोग अगर उनके अंदर अगर इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप से वो स्थिति कैसे आ गई वो खत्म हो सकती है, आराम से खत्म हो सकती है। जरूरत इस बात की है कि उनका विचार होना चाहिए, उनके बारे में उसका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए। ऐसे ही जहां पर नदी की धारा को अतिक्रमण है या नदी की धारा में जहां भी मिट्टी भर गई है, गाद भर गई है, जलकुंभ भी भर गई है, हम 10 लोग 20 लोगों का एक उत्साही लोगों का समूह होना चाहिए और वो समूह अपने आप से काम करे। कोई जरूरी नहीं है कि वो एक संस्था की जिम्मेदारी है, वो एक शासन की जिम्मेदारी है।
पहले ये बिल्कुल सही हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि नदी कभी भी शासन की नहीं रही है, नदी तो लोक की रही है, हमेशा से लोक की रही है, और कभी किसी के अनुमति की जरूरत नहीं है नदी की धारा को साफ करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग वही करते हैं जो अभी बच्चों ने नाटक में दिखाया। हम लोग सारी गंदगियों का ड्रेनेज, सारी कूड़ा का ड्रेनेज का सिस्टम बना रखा है नदी को। तो आज इस बात की जरूरत है कि हम लोग संयुक्त रूप से काम करें, और संयुक्त रूप से काम करके हम नदी की धारा को अविरल बनाएं, निर्मल बनाएं। आप सोचिए कि गंगोत्री में जब आप जाते हैं दर्शन करने, तो गंगोत्री का पानी आचमन योग्य होता है, पीने योग्य होता है, आप वहां का पानी पी सकते हैं। लेकिन वही नदी जब, वही गंगा जी जब आपके बनारस में आती हैं और यहाँ तक आती हैं, तो वो आप पानी नहीं पी सकते। मैं गाजीपुर में था, वहां पे तो और भी ऐसी चीज है कि नदी की धारा में लोग अपने अर्थियों का विसर्जन कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हैं जिससे कि जाता था। मैंने गाजीपुर में, उनको मिट्टी चाहिए होती है, जो आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जो निर्माण के लिए उनको मिट्टी चाहिए होती है। हमने अपने राजस्व विभाग की मदद से जितने भी सड़क के जो प्रस्तावित संरेखण था, जो अलाइनमेंट था, उस अलाइनमेंट के आसपास के जितने भी तालाब थे वो राजस्व विभाग से निकलवाए, उनके डाटा संख्या, क्षेत्रफल और उसका सीमांकन कराया। और वो तालाब या तो अतिक्रमित थे और या तो वो मिट्टी से पटे हुए थे। हमने इन जो जिनको मिट्टी भरनी थी ठेकेदारों को, उनको मिट्टी के लिए हमें प्राइवेट डाटा संख्या मांग रहे थे और उसके लिए वो पैसे खर्च करने के लिए कह रहे थे। हमने बिना पैसे खर्च किए वो सरकारी तालाबों का नंबर उनको दिया और उनसे वो उन्हीं तालाबों की खुदाई करवा दी और उसी मिट्टी का प्रयोग हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में करवा दिया। तो एक तरफ हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से के लिए मिट्टी भी निःशुल्क उपलब्ध हुई और दूसरी तरफ हमारे तालाब भी खुद गए। और वो सारे तालाब उनके एक्सप्रेसवे के किनारे थे, पास में थे, उन आसपास के गांवों के वो तालाब थे। और उससे वाटर कंजर्वेशन लेवल इतना बढ़िया हुआ कि जो हमारे विकास खंड ग्रे में थे, डार्क ब्लॉक थे, वो सारे नॉर्मल ब्लॉक हो गए। वो वाटर लेवल 1-2 साल के अंदर इतना अच्छा हो गया कि उससे वाटर लेवल बढ़ जाने की वजह से उसका वो ब्लॉक की श्रेणी चेंज होगी। तो आज ऐसे काम प्लानिंग के साथ जरूर किए जा सकते हैं जिससे कि आपके शहर का, आपके जिले का वाटर लेवल बढ़ सकता है। तालाबों में बहुत सारे छोटे तालाब भी होते हैं, उन तालाबों की मिट्टी की खुदाई अगर, तो जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में विदर्भ जो क्षेत्र है आपका, वो पूरा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। उसमें इतनी कड़ी मतलब गर्मी पड़ती है और पानी न होने की वजह से वहाँ की काफी जमीनें बिना बुआई के रह जाती हैं। तो आज उस राज्य में, विदर्भ क्षेत्र में, महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में लोगों ने छोटे छोटे चेक डैम बनाए और चेक डैम की संख्या अगर देखी जाए तो पूरे देश में महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है जो चेक डैम जिसमें सर्वाधिक है। हम लोग भी कर सकते हैं, चेक डैम नहीं बना सकते, हम लोग खेत तालाब के रूप में शुरू कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे काश्तकार होंगे जिनकी जमीन का क्षेत्रफल 5 बीघे या उससे ज्यादा होगा। छोटे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बड़े खेतों में हम लोग काम कर सकते हैं। बड़े खेतों में अगर हम 5 बीघे का तालाब है, खेत है, तो उसमें हम अगर आधा एकड़ या पौन एकड़ ही सही, हम जितना भी अपना लेना चाहें, एक खेत तालाब बनाए। हर घर में खेत, हर खेत में तालाब होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सरकार की भी प्राथमिकता में है। और मनरेगा में निःशुल्क तालाब की खुदाई का प्रावधान है, खेत तालाब की। उसके लिए जो भी श्रम, मजदूरी, वो सारे आपके सरकार अपनी ओर से दे रही है। मनरेगा खुद में एक ऐसी योजना है जिसका सार्थक इस्तेमाल अगर करना चाहे तो बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है, लेकिन होता इसका शायद नहीं इतना। तो आज हमें इन चीजों पे विचार करने की जरूरत है। शासन आपके साथ है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में मत्स्य विभाग आपको निःशुल्क तालाब आपको खुदाई करने के लिए देता है, खुदाई के लिए पैसे भी देता है, प्लस मत्स्य बीज उगाने के भी पैसे देता है, व्यापार करने के लिए भी पैसे देता है।
आपकी चंदौली में एक बहुत बड़ी मत्स्य मंडी का निर्माण हो रहा है, लेकिन हमें शायद जानकारी नहीं है। और वो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जहां पर कि आज भी आपका जो जनपद का मत्स्य उत्पादन है, अगर वो 3 गुना हो जाए तब भी वो आराम से वहां पर उस मछली बाजार में, मत्स्य मंडी में वो बिक जाएगा। तो आपको एक तो तालाब खुदाई आपने करा ली, ऊपर से आपने मत्स्य बीज पालन किया और उसके साथ साथ आपने वहां पर व्यवसाय भी कर लिया, तो आपका वाटर लेवल भी ठीक हुआ, आपका आमदनी भी आपकी बनी। तो आज जैसे अभी कह रहे थे हमारे मंजीत जी कि धान और गेहूं पे हम लोग फोकस करते हैं, धान पे फोकस करते हैं, ऐसे जो ज्यादा गन्ना पे फोकस करते हैं, जो कि ज्यादा पानी लेने वाली जो फसलें हैं, उनके हमारे वैकल्पिक समाधान भी हैं। बस हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना सोचते हैं, हम कितना लाभ लेना चाहते हैं उन योजनाओं का। योजनाओं की कमी नहीं है, शासन ने बहुत सारी योजनाएं दी हुई हैं, लेकिन उन योजनाओं को हम कितना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं और उससे वाटर लेवल कितना बेहतर कर पाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग इन योजनाओं का लाभ लें, इसके बारे में जागरूक हो और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करें। तो आप इन बिंदुओं पे विचार करें। मैं लोक दायित्व को और जिला प्रशासन को, दोनों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों ने जो ये पहल की है, ये पिछले साल भी किया और इस साल भी विश्व नदी दिवस को इतने अच्छे पैमाने पे आप लोगों ने आयोजित किया। निश्चित रूप से इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपका ये प्रयास स्तुत्य है। और अब केवल यहाँ पर नहीं, हमारे बच्चे हैं, इनमें हम लोगों ने जो पानी की पाठशाला एक शुरुआत की थी, पवन जी हमारे बीच मौजूद हैं, हम लोगों ने पिछले साल ये पूरी प्लान किया और इसके बारे में हम लोगों ने पूरा सिलेबस बनाया कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, पानी के महत्व के बारे में बताना। जब भी बच्चों ने अभी इतनी सुंदर नृत्य, एक नाटिका दी इन्होंने वाटर, जल संरक्षण पे, वाटर कंजर्वेशन पे, तो ये एक अभिनव प्रयास है। शायद देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है अभी कि बच्चों को स्कूल में जाकर पानी की पाठशाला लगाई जा रही है। जैसे अभी मंजीत जी ने बताया कि जल संसद, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हमारे यहाँ भी होना चाहिए। मैं पवन जी से दरखास्त करूंगा कि कुछ गांव में शुरुआत करिए जल संसद की। और इसी तरह से जो पानी की पाठशाला, हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के यहाँ पर बहुत सारे अधिकारीगण भी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी जी भी हैं और हमारे गुरुजन वृंद भी हैं, डायट प्राचार्य जी भी हैं। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि ये पानी की पाठशाला, हैबिट चेंज, बिहेवियरल चेंज, ये बहुत जरूरी है। और ये तभी आ सकता है जब बच्चों को जन्म से ही, बचपन से ही स्कूल में प्रवेश लेते ही उनको ये बताया जाए कि जल संरक्षण क्यों जरूरत है, क्या क्या आवश्यकता है, क्या उपदेयता है इसकी। तो आज इस बात की जरूरत है कि हम पानी की पाठशाला को हर विद्यालय तक पहुंचाएं, और वो केवल सरकारी ही नहीं, प्राइवेट भी, जो निजी स्कूल है उनमें भी पहुंचाई जाए। और वो पानी की पाठशाला से जो अगली पीढ़ी होगी, जो अगली पौध हमारी तैयार होगी, उस पौध में वो विचार होगा, वो संकल्पना होगी, वो सोच होगी उनकी कि हाँ, जल संरक्षण आज के समय की बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आज इस बात की जरूरत, तो इसको हम लोग किया जाए। ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक विभाग का कार्य है कि ये भूजल संरक्षण विभाग है या वन एवं पर्यावरण विभाग है, ये केवल एक विभाग का ये जिम्मेदारी नहीं है। ये सारे विभागों के समन्वित प्रयासों से सफल हो सकता है। और उसमें हमारे अधिकारीगण की भूमिका भी उतनी ही है जितनी हमारे सामाजिक संगठनों की है। जो हमारे सकारात्मक लोग हैं, आप सभी जानते हैं, पूरे 100 लोगों के सोसाइटी में 2 या 3 लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग देखते होंगे चोरों और डकैतों का, आप लोगों के 2 ही 4 होते हैं, लेकिन वो पूरा अपने कार्यों को सफल कर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर संगठनात्मक शक्ति बहुत तगड़ी होती है। वो उनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट होता है, नकारात्मक होते हुए भी वो अपने कार्यों को कर पाने में सफल होते हैं। तो हमारे अगर 95 लोग, अगर जो सकारात्मक लोग हैं, अगर वो चाह दे तो सकारात्मक कितना बड़ा हो सकता है, कई गुना अधिक हो सकता है। तो आज इस जरूरत इस बात की है कि हमारी जो सकारात्मक शक्तियां हैं हमारे समाज की, वो संगठित हो। हम लोग संगठित नहीं रहते हैं, इसीलिए तो शिकार बनते हैं उन नकारात्मक लोगों के। अगर हम संगठित हो जाएं, देश और समाज संगठित हो जाए,
तो हम अपने इन छोटे छोटे आवश्यकताओं को, छोटी छोटी चुनौतियों को हम बड़े आसानी से कार्य सिद्ध कर देंगे। संकल्प से सिद्धि, तो संकल्प पहले धारण कीजिए और सिद्धि तो अपने आप हो जाएगी। तो आज इस बात की जरूरत है कि आज यहाँ से संकल्प लेकर के हम जाएं, जो हमने प्रॉमिस किया कि हम अपनी नदी को प्रदूषित नहीं होने देंगे। नदी के आसपास के क्षेत्रों को जितना अधिक पुनर्भरण किया जा सकता है, जितना अधिक रिचार्ज किया जा सकता है, उसके बारे में हमारे ओर से क्या क्या भूमिका हो सकती है, क्या क्या उपाय हो सकते हैं। मैंने छोटे छोटे उपायों का जिक्र किया। इन नाटिकाओं में छोटे छोटे उपाय, ब्रश करने से लेकर, दाढ़ी बनाने से लेकर और नहाने तक छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो अगर हमने अपनी आदत में डाल लिया तो निश्चित रूप से उससे थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद करके घड़ा भर जाएगा। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम उस संकल्पना को अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बैठा लें और उसके अकॉर्डिंगली हम आचरण करें, उसके अकॉर्डिंगली हम कार्य करें। निश्चित रूप से जानिए कि जो चैलेंज है, जो यूरोप में 35 डिग्री टेम्परेचर है, आज वो भारत में 50 डिग्री टेम्परेचर है और वो नहीं बनाएंगे। हम पूरे मन से काम करेंगे और इसके लिए हमारे शिक्षकगण की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे छात्रों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारे सामाजिक संगठनों की, हमारे युवा वर्ग की, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं एक बार पुनः आपका हृदय से धन्यवाद देते हुए और आशा करता हूं कि आप इन बिंदुओं पे विचार जरूर करेंगे। मैं पुनः एक बार पवन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लखनऊ से मुझे यहाँ खींच लिया है और एक बार पुनः पुराने कर्मभूमि में अपनी याद ताज़ा करने का मौका दिया। आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2023 आजमगढ़ के लिए एक टर्निंग ईयर था। यदि आपका इस तरह विश्वास बना रहा है और डीएफओ साहब हैं और भी डीडीओ साहब हैं, बाकी लोग भी हैं, शिक्षक भी हैं और शिक्षा के बड़े अधिकारी भी हैं, यदि सब लोगों ने इसी प्रकार से सहयोग बनाया तो निश्चित रूप से जल संसद की स्थापना आजमगढ़ में भी हो सकती है और भारत के कोने कोने से, प्रदेश, अलग अलग प्रदेशों से उन लोगों को बुलाया जा सकता है जो नदियों पर कार्य कर रहे हैं। 1 से 2 दिन का प्रवासी कार्यक्रम किया जा सकता है और पूरे देश को एक अच्छा संदेश जा सकता है और यहाँ के लोगों को भी वो एक प्रणाली मिल सकती है। ऐसा निश्चित रूप से हम आपकी बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि अगर अवसर मिला तो ये कार्य जरूर किया जाएगा।